की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। कल हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार पढ़ रहे थे बच्चों। तो हमने बताया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, एकाधिकारात्मक बाजार होता है और एकाधिकार बाजार होता है। तो हम सबसे पहले विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, यानी बाजार की व्यवस्था जो वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता की संख्या अत्यधिक होती है। बाजार में दोनों पक्षों को पूर्ण जानकारी होती है, अर्थात क्रेता को ये पता होता है कि कहाँ पर वस्तु सस्ती मिलेगी और विक्रेता को ये जानकारी होती है कि मेरा ग्राहक किस स्थान पर वस्तु को क्रय करने आएगा। इसमें बाजार में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है, यानी बाजार में सब एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं बच्चों और प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। समस्त बाजार में वस्तु विशेष की एक कीमत प्रचलित होती है, यानी आप जिस बाजार में जाएंगे वहाँ सभी वस्तु जो विशेष की हम बात कर रहे हैं तो एक ही कीमत प्रचलित होती है, यानी कीमतों में अंतर नहीं मिलेगा, एक समान कीमत मिलेगी, चाहे कम सामान खरीदो चाहे ज़्यादा। क्रेता और विक्रेता की अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत में कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, यानी ना तो क्रेता और ना ही विक्रेता वस्तु विशेष यानी जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है बच्चों, क्योंकि एक अकेला क्रेता या 2, 4, 5, 10 मिलकर 100, 200 मिलकर उसको अपने आप में ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी कीमत बढ़ा दें घटा दें, ऐसा संभव नहीं है। कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है, यानी फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है बच्चों। यानी बहुत सारी फर्में मिलकर जब काम कर रही होती हैं किसी विशेष वस्तु का तो वो उद्योग कहलाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। तो कीमत का निर्धारण कौन करता है बच्चों? उद्योग द्वारा किया जाता है और फर्म उसे क्या करती है? स्वीकार करती है। तो एक अकेली संस्था क्या कहलाएगी? फर्म। फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी कोई भी फर्म कभी भी व्यापार में आ सकती है और बहिर्गमन का मतलब छोड़कर जा सकती है, यानी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं, तथा उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं, यानी जो भी वस्तु बनाएंगे वो एक जैसी होगी। इस प्रकार के बाजार में परिवहन लागत या लाभ में नहीं होती और व्यवहारिक में ये काल्पनिक अवधारणा है। परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक उत्पाद के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका अर्थ है प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होना, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश होता है, और द्वितीय सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है बच्चों। यानी इनका कहना था कि जिस बाजार में खरीदने और बेचने वाले बहुत सारे हो जाएंगे वहाँ पर किसी एक का आधिपत्य नहीं रहेगा, परस्पर प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमत समान रह जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता की अगर अपन विशेषता देखें बच्चों तो आती है क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, यानी खरीदने और बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। वस्तुएं समरूप यानी समान होती हैं। तीसरा, फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन की, यानी बहिर्गमन मतलब छोड़ने की स्वतंत्रता होती है, यानी आप कभी भी अपना व्यापार चालू कर सकते हो और उस व्यापार को छोड़कर जा सकते हो। साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी एक साधन को दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, यानी श्रम जैसे राजस्थान से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से कहीं भी जा सकता है। तो यानी कहने की पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है बच्चों, और परिवहन लागतों की अनुपस्थिति होती है, यानी कोई परिवहन लागत नहीं होती। उद्योग कीमत निर्धारित करता है, अभी आपको बताया था फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है, तो उद्योग कीमत निर्धारण करता है, और एक अकेली संस्था जो होती है वो फर्म कहलाती है, तो फर्म उसे क्या करेगी बच्चों? स्वीकार करती है। गला काट प्रतियोगिता होती है बेटा इसमें, यानी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। हर फर्म अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करने की सोचती है, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। तो जहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी बच्चों वहाँ लाभ भी न्यून होगा। ये काल्पनिक अवधारणा है, यानी हर फर्म एक जैसी वस्तु उत्पादन करे ऐसा संभव नहीं है। तो ये कैसी अवधारणा होगी बेटा? काल्पनिक, जो केवल अपन सोच सकते हैं
कि सबके द्वारा वस्तुएं समरूप बनाई जाएंगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, यानी आप एक ही कीमत पर कितनी भी वस्तु खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है बच्चों इसमें, यानी फर्म को जो औसत आगम और सीमांत आगम अपन ने पूर्व में पढ़ा था वो समान होगा। अब बात आती है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण करेगा, यानी कीमत कौन तय करेगा? उद्योग, और फर्म उस कीमत को स्वीकार करती है, यानी जो बहुमत के आधार पर बिक रहा होगा बच्चों उसी पर आपको बेचना होगा। एक फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही फर्म अपनी वस्तु बेच सकती है, क्योंकि अगर आप सामान्य से ज़्यादा बेचोगे बच्चों कीमत तो आपकी वस्तु कोई खरीदेगा नहीं, और आप सामान्य से कम कीमत पर बेचोगे तो हानि होगी, क्योंकि इसमें केवल सामान्य लाभ हो रहा होता है बच्चों। तो कोई अपनी कीमत को कम भी नहीं कर सकता और ज़्यादा भी नहीं कर सकता, इसलिए जो उद्योग ने तय कर दी वही कीमत तय होगी। फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, जिसके कारण वस्तु की कीमत संपूर्ण बाजार में एक ही होती है। पूर्णतः लोचदार का मतलब ओ एक्स के समानांतर होता है बच्चों। फर्म का औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है। आपको बताया था बच्चों मांग वक्र कहाँ जाएगा? बाएं से दाएं, और सप्लाई वक्र कहाँ जाएगा? दाएं से बाएं। तो जिस बिंदु पे मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, कौन से बिंदु पे हो गई बच्चों? ई बिंदु पे। तो ई बिंदु पे मांग और पूर्ति हमारी क्या हो गई? बराबर हो गई। तो आप देखिए वस्तु की मात्रा कितनी हो जाएगी? ओ क्यू, और कीमत कितनी हो जाएगी? ओ पी। तो फर्म क्या करती है बच्चों? इससे डैश डैश करके इसी के समानांतर, ये तो उद्योग ने तय किया, इसी के समानांतर एक फर्म का चित्र बनाएंगे बच्चों। तो ओ एक्स अक्ष पे वही वस्तु की मात्रा और ओ वाई पे कीमत। तो कैसे होती है बच्चों? इसमें पूर्णतः लोचदार होती है, अभी बताया था आपको, यानी ओ एक्स के समानांतर होती है। क्वांटिटी ओ क्यू खरीदोगे जब भी ओ पी कीमत दे रहे हो, ओ क्यू वन है जब भी पी, ओ क्यू टू हो गई जब भी पी, यानी कीमत में कोई चेंजेज नहीं आएगा, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप समझ गए बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत तय करता है। किससे करता है? वस्तु की मांग और पूर्ति से। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर होगी वो वस्तु का साम्य बिंदु हो जाएगा, और उसी के आधार पर फर्में उसको स्वीकार कर लेंगी बच्चों। जैसे अपन देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको डॉट 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 करके इसी कीमत को लाना है पी पर, और ये कैसे दिखाना है बच्चों? पूर्णतः लोचदार। मांग और पूर्ति अनुसूची अगर अपन देखें, एक्स वस्तु की कीमत 10, 20, 30, 40, 50, एक्स वस्तु की मांग 100, 80, 60, 40, 20, एक्स वस्तु की पूर्ति 20, 40, 60, 80, 100। तो जहाँ पर बराबर हो गई बेटा मांग और पूर्ति क्या हो गई? 60 और 60। तो कीमत कितनी तय कर दी जाएगी? 30। यानी अपन ये कीमत कितनी मान सकते हैं बच्चों? 30, जो अपन ने ओपी मानी, यानी 30 हो गई। कोई भी संख्या ले सकते हो बच्चों, ये अपन जानते हैं जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है लगातार तो वस्तु की मांग कम होती है और पूर्ति बढ़ती है। अब आता है बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता और औसत आगम और सीमांत आगम। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकार करती है और उद्योग कीमत तय करता है, इसलिए एक ही कीमत पर कितनी भी वस्तु का विक्रय किया जा सकता है, जिसके कारण औसत आगम और सीमांत आगम समान होती हैं बच्चों इसमें, यानी आपकी औसत दर और सीमांत दर एक जैसी आएगी, समान आएगी। औसत आगम और सीमांत आगम पूर्णतः लोचदार होता है, जिसके कारण ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अभी अपन ने देखा है कैसे होगा बच्चों? ओ एक्स अक्ष के समानांतर। यानी हम एक उदाहरण से इसको समझें। हमने इकाई ले ली बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल आगम अभी जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसी संख्या सोचना जिसमें भाग गुणा करना आसान हो। तो 10 में भाग दिया 1 का तो 10, 20 में भाग दिया 2 का 10, 30 में 3 का 10, 40 में 4 का, औसत निकालिए तो 10, 50 में 5 का 10, 60 में 6 का 10। आपने देखा औसत आगम एक जैसा आया। सीमांत आगम देखेंगे तो 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 10, यानी एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से जो बढ़ती है उसका अंतर क्या कहलाता है बच्चों? सीमांत आगम। तो आप देख रहे हैं औसत आगम और सीमांत आगम कैसे होते हैं बच्चों? बराबर, यानी कितना हुआ? 10। ओ एक्स अक्ष पे हमने वस्तु की मात्रा, ओ वाई पे कीमत। तो आप देखिए बच्चों एक ही कीमत पर ए आर और एम आर ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है,
पूर्णतः लोचदार होने के कारण। तो ये तो हमारा बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो अब आज आप समझ गए होंगे, इसका अध्ययन कीजिए, बाकी अगली कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।